हो सकता है। हाँ बस आप ही लो, बस एक बार चाह। ये तो कल बना ही दिए थे। या पीछे मुड़ के बना देंगे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वेपर प्रेशर क्या होता है ये भी जानेंगे। फिर सॉल्यूशन में दो बातें होती है, एक सॉल्यूट वोलाटाइल होता है और दूसरा सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है। तो हेडिंग जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, और एक सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो लिक्विड सॉल्यूशन लिखने का मतलब है वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तंग नहीं करो, अभी बैठा है अब कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड सॉल्यूशन या वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। अब सबसे पहले वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है ना। सॉल्यूट दो तरह का, देखो इधर कोने में लिख रहे हैं, सॉल्यूट दो तरह का। एक सॉल्यूट वोलाटाइल कहलाता है और दूसरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट किसको कहते हैं, है पता। वोलाटाइल सॉल्यूट उसको कहते हैं जो भोला के पास आसानी से चला जाता है। भोला के पास जाने से मतलब है कि जो वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, वही ना भोला जी के पास जाएगा, भगवान ऊपर रहते। और नॉन वोलेटाइल का मतलब है वैसा सॉल्यूट जिसके वेपर्स नहीं बनते, है ना। जैसे चीनी और पानी सॉल्यूशन है, अब इसको गर्म कीजिएगा तो वेपर पानी का बनेगा कि चीनी का बनेगा। पानी का बनेगा, चीनी तो उसमें सब रह जाएगा, है ना। आप कभी चाय जलता होगा तो देखे होंगे, पानी सब उड़ जाता है या दूध सब उड़ जाता है और चीनी का जो कोल्टार है वो बच जाता है नीचे काला काला। तो वेपर चीनी का नहीं बन रहा है, दैट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन दो लिक्विड ही यदि ले लेंगे तो सॉल्यूट के भी वेपर बनेंगे और सॉल्वेंट के भी वेपर बनेंगे। जैसे बेंजीन और नेप्थेलिन ले लिए, जैसे बेंजीन और टॉलिन ले लिया, तो जब गर्म करेंगे तो वेपर बेंजीन का भी बनेगा और वेपर टॉलिन का भी बनेगा। तो वोलेटाइल सॉल्यूट आर दोज which form vapor, non volatile solutes are those which not form vapor। भोला के पास जाए, भोला के पास नहीं जाए, है ना, नन वोलाटाइल। नम्मा में भोला लिखा है इसलिए भोला कहते हैं। वोलाटाइल सॉल्यूट विच वेपोराइजेज, लिख देना बगल में कहीं, सॉल्यूट विच वेपोराइजेज और सॉल्यूट विच डज नॉट वेपोराइज, सॉल्यूट विच डज नॉट वेपोराइज, डज नॉट वेपोराइजेज।
solute which vaporizes, solute which does not vaporizes. अलग से लिख देना पहले उधर कोने में, याद रखना बहुत जरूरी है ना, चूंकि लैंग्वेज है सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट है या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब वैसा सॉल्यूट, अरे जल्दी बोलो ना रे जोर से, जो वेपोराइज हो जाए। याद नहीं रहा वेपोराइज तो भोला के पास चला जाए। अब भोला के पास कोई कैसे जाएगा, जब हवा में उड़ के जाएगा ना। ऐसे कोनो मेथड है कि भोला के पास चले गए? और जरा सुनिएगा, पढ़ना क्या है, तो हेडिंग बना हुआ है वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। आप इसको फील कीजिए, वेपर प्रेशर को फील कीजिए। चाय बनाते समय, चावल बनाते समय, जब पानी को गर्म करते हैं आप और ऊपर से एक प्लेट उस पर ढक देते हैं आप, तो देखे होंगे आप कि गर्म करते 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 ढक्कन के नीचे से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर वो जो प्लेट से ढकें उसको हटा ही के निकल जाता है। तो प्रेशर दिया होगा तब ना हटा के ही निकल गया होगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। समझ रहे हैं? छिपी वाला एग्जाम्पल या प्लेट वाला एग्जाम्पल जानबूझ के दे रहे हैं। बहुत बड़ा तसला होगा, उसमें बहुत बड़ा प्लेट से ढके हुए होंगे, और उसका जब खोलता पानी नीचे तो देखिएगा पूरा का पूरा हटा ही देता है, आधा हटा के निकल जाता है। नहीं हटाए इसके लिए एक आध को ईटा उटा डाल देते ऊपर से। तो ईटा क्या मेजर कर रहा है, वो ईटा क्या मेजर कर रहा है, वेपर प्रेशर मेजर कर रहा है। जितना वेपर लगाएगा आप समझे कि एक ईटा रख देंगे तो ना हिलेगा। आप एक ईटा से नहीं तो 2 ईटा रख दीजिए। समझ रहे हैं? प्रेशर फील कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर कैसे लगाता है? तो सुनिए, पहले फोटो बनाए, ये देखिए, डिफिनीशन वगैरह तो लिख ही देंगे। ये फोटो बनाए और ये सॉल्वेंट कोई बनाए, अभी सॉल्वेंट बनाए, सॉल्यूशन नहीं है, अभी पानी रखें मान लो सीधा। पहले वेपर प्रेशर समझना है, फिर लिक्विड सॉल्यूशन भी समझेंगे। अब इसको गर्म करेंगे नीचे से। देखो गर्म करे नीचे से, लाल पेन लगाए कि आग जैसा लगे, और तुम अपने ही दुनिया में लगे हो। लगाए आग, ठीक है। अब ये क्या हो रहा होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल अपना सरफेस छोड़ के ऊपर उठ रहा होगा। उठता होगा कि नहीं उठता होगा बताओ? यही ना वेपर बन रहा है, ठीक है। अब इसमें हम एक पिस्टन रख देते हैं। पिस्टन मतलब कि जो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। क्या रख दिए? एक पिस्टन लगा दिए। समझते जाइएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो ये जो वेपर उठा है ऊपर, ये पिस्टन पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, सब जगह लगता है। और इस प्रेशर के रिटर्न में लिक्विड के सरफेस पे भी प्रेशर लगेगा। नहीं लगेगा क्या? जब ऊपर जाने नहीं दीजिएगा वेपर्स को, तो वो प्रेशर जो पिस्टन पे लगाएगा, वही वाला प्रेशर इंटर्न कहां पे लगेगा? लिक्विड के सरफेस पे लगेगा, जिसके वजह से लिक्विड का सरफेस देखते होंगे ऐसे ऐसे हो जाता है, बुदबुदाने लगता है, आवाजों होने लगता है। नहीं, बंद कीजिएगा, अंदर से आवाज आवाज आएगा या नहीं आएगा? बुदबुदाने लगेगा सीधा सीधा भाई। तो ये प्रेशर ही को कहा जाता है वेपर प्रेशर। लेकिन उसके लिए एक खास बात होती है, जहां पे हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ते हैं,
एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे ये पानी रखे थे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ये गर्म होगा ना, और उस समय जो प्रेशर लगेगा ना, उसी पार्टिकुलर प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। ऐसे तो शुरुआत तो हो जाएगा ये 30 डिग्री से। जैसे ही गर्म करना शुरू कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा देखिएगा लिक्विड के सरफेस से वेपर निकलना स्टार्ट हो गया। नहीं, थोड़ा 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 निकलना स्टार्ट हो गया। लेकिन सिस्टम को जब क्लोज कर दीजिएगा, 100 डिग्री रीच कराइए, तो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसी पार्टिकुलर प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। समझ में आया? वेपर प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय, अरे अगला बोलो बोलो, प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ, पिस्टन नहीं बोलना है, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्योंकि जितना प्रेशर पिस्टन पे लगेगा उतना ही इंटर्न लिक्विड के सरफेस पे लगेगा। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अभी सॉल्यूशन नहीं आया इसमें, क्लियर है? वेपर प्रेशर किसको कहते हैं? क्लियर है? प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, on the surface of liquid at their जरूरी है जी, at their boiling point called as vapor pressure, है ना? अब ये अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एचसीपी का कंडीशन में 1 बार लेना है। प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। कितना प्रेशर लग रहा होगा पिस्टन का? ऊपर से तो आप प्रेशर नहीं लगा रहे हैं ना, ऊपर से तो आप प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, तो ये 1 बार प्रेशर होगा ऊपर से लगने वाला। ठीक है ना? कोई भी प्रेशर जब फील करिएगा तो अगेंस्ट में फील होता है ना? जब हम इस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो ये ऊपर से जो रुका हुआ है, जिस वजह से प्रेशर लगाना पड़ता है, तो ऊपर पिस्टन का 1 बार प्रेशर। लिखिए, फोटो जरूर बनाइएगा। इससे अभी आपको समझ में भी आया होगा कि क्यों चाय बनाते समय चाय खोलने लगता है। खोलना मतलब समझ रहे ना? वो एक तरफ हो जाएगा और देखिएगा नीचे गिर रहा होता है, एक तरफ एक जगह ऊपर हो जाएगा और देखिएगा नीचे गिर रहा होता है, अनइवन प्रेशर की वजह से, है ना? सरफेस पे क्या लग रहा है? प्रेशर। इधर दबा रहा है ज्यादा तो इधर उठ जाएगा, है ना? इधर दब रहा है ज्यादा तो लिक्विड कहां से? इधर से उठ जाएगा। और उसमें देखते होंगे आप, 1 चम्मच पानी डाल देते हैं या कुछ डाल दीजिएगा, चम्मच डाल दीजिएगा, तब फिर वो बैठ जाता है ना? तो चम्मच जब डाल देते हैं तो कुछ वेपर जो है ना सेटल कर जाता है, लिक्विड बन जाता है। चाय बनाते समय तो चीनी एक्स्ट्रा में रखते हैं कि जब जब खोलेगा तब तक 2-4 दाना चीनी डाल देंगे,
थोड़ा थोड़ा चीनी डाल, जैसे ही चीनी डालते हैं देखते होंगे वेपर सेटल हो जाता है। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं तो खोल के गिर हो जाएगा ऊपर से नीचे, नहीं, क्योंकि उसका प्रेशर मैनेज नहीं कर पाए, वो जितना प्रेशर दे रहा है उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पा रहे। गैस में एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर गैस को है, लिक्विड को थोड़े ना। इतना ज़्यादा प्रेशर उसके वेपर में है कि लिक्विड को लेके बाहर निकल जाता है, जैसे ठंडा वगैरह में भी होता है ना। बोतल को स्क्यूज करके ढक्कन खोल दीजिए, देखिएगा वेपर उड़ेगा साथ में लिक्विड भी लेके उड़ जाए। अप टू डेट हो गए सब लोग, ठंडा उंडा हो जाएगा उसके बाद ही। ये देखो बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाना है, अभी वो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बताए हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन या वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन को ही कहिएगा वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बताए सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सॉल्यूट उसको कहते हैं जिसके वेपर्स बन जाते हैं, जो भोला के पास चला जाता है, और जो भोला के पास नहीं जाता है, यानी जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में दो तरह का सॉल्यूट हो सकता है, तो हम लोग बारी बारी करके पढ़ने वाले हैं कि यदि वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब क्या वेपर प्रेशर होगा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब क्या वेपर प्रेशर होगा। अरे अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, सतमा में पढ़ा था रेट, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जितना लिक्विड वेपर बनता है उतना ही वेपर लिक्विड बनता है ना। और कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहता है। वो सब लिखे पड़ेगा क्या? ना भाई, हम तो डरते हैं आप लोगों से, हम तो लिख ही देंगे, पता नहीं काका समझ जाइएगा। एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड और लिक्विड वेपर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड और लिक्विड वेपर किस चीज में रहता है, और इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। है ना। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ इंडिकेशन है, बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब इतना है कि कोई भी लिक्विड लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, और एट द सेम टाइम रेट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। अब इस समय में प्रेशर बनवार रहता है, और इस समय में लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं, वो डिपेंड करेगा लिक्विड पे। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग लिख नहीं सकते, वाटर रहेगा तो 100 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है? वेपर प्रेशर क्या होता है, क्लियर है क्या जी बच्चा? वेपर प्रेशर क्लियर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। चलिए, नहीं लिखे थे? अरे वाह, तुम तो हमारे मन की बात की, लिखना भी नहीं चाहिए था। तब ना हम आराम करते रहेंगे, आप लिखते रहिए, हम ऐसे ही आराम में रहेंगे। अब देखिए देखिए, लिख रहा है, लेट से आता है ना, पहला बोर्ड में सब सेटल करता है। लिख दीजिए, बहुत बार बोले वेपर प्रेशर का डेफिनेशन।
तो याद हो जाना चाहिए। कुछ है नहीं, देखिए उस फेनोमेनन को देखिए, पानी गर्म कर रहे हैं, पानी का वेपर बन रहा है ना, पानी का वेपर बन रहा है, उसको रोकने के लिए बाहर ना निकल जाए, इसके लिए उसको ढक्कन से ढक दिए। और कभी कभी तो इतना तेजी से निकलते रहता है तो कि एक आध बच्चा वो मन करता है उगरे पे बैठ जाए अब ना निकलने देंगे। लेकिन ऐसे करना नहीं है, नहीं तो जल जाए वो वेपर है, ठीक है वो हाँ, तो उसको जो है रोकना है। इसी के लिए साइंटिस्टों ने प्रेशर कुकर बना दिया कि वेपर लॉस हो जाता है, खाना देर में पकता है, तो ऐसा करते हैं कि वेपर निकले ही नहीं एकदम से, तो प्रेशर कुकर बना करके उसमें एक सीटी बना दिया कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर हो जाएगा और इतना प्रेशर हो जाएगा कि इसका जो पोर्स है उससे सीटी का जो वजन है वो उठ जाएगा, तब सीटी के साथ में गैस बाहर निकल जाएगा। और यदि वो खराब है तो खराब रहने मत देना, हाँ नहीं तो प्रेशर कुकर फट भी सकता है, और प्रेशर कुकर फटेगा तो जिंदगी भर केस में अंदर भी हो सकता है, क्योंकि फटेगा किसी के सामने ना चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल सॉल्यूट से अब समझ जाएगा ना सब, कैसा सॉल्यूशन होगा ये, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होगा, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। पहले फोटो बनाएंगे साहब, बहुत चीज समझना है यहां पे, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना, फोटो बहुत बनेगा और आपको भी बनाना है, एक बनाए एक दूसरा भी बनाए, दूसरा बनाए, थोड़ा कलर का भी इस्तेमाल कर लें, लिक्विड ही है लेकिन पार्टिकल समझ जाएगा सब, इसको भी ऐसे ही बनाते, ठीक है। अब जो है ये दोनों को मिला देते हैं, मान लेते हैं इसमें सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट है, अब दोनों को इससे एक बड़े वाले वेसल्स में मिला लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक बड़े वाले वेसल्स में मिला लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट है, और पिछले दिन बताए होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब होता क्या है, फिर देखो चुप है सब, अरे क्या होता है, बोलेंगे सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉल्वेंट में ऑक्यूपाई कर जाता है, ठीक है, तो सॉल्वेंट को ऑक्यूपाई करा दीजिए, इसके बीच बीच में क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया, आ गया ना, दिख रहा है सबको, ये जो कलर कॉम्बिनेशन बनाए वो दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर वाला सॉल्वेंट पार्टिकल है, येलो कलर वाला क्या दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में कौन सा चीज आ गया, सॉल्यूट आ गया, क्लियर। अब सुनते रहिएगा, इसको भी एक पिस्टन लेकर के बंद कर देते हैं, इसको भी एक पिस्टन लेके बंद कर देते हैं, अब इसमें भी एक पिस्टन लगा के बंद कर देते हैं,
है ना, इसमें है क्या, तो इसमें है सॉल्यूशन। ठीक है, सुनिएगा, इसको गर्म करना है तभी तो वेपर प्रेशर आएगा, इसको भी गर्म करना है, इसके भी वेपर बनेंगे और इसको भी गर्म करना है। ठीक है, देखो यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यहां बनेगा वेपर प्रेशर ऑफ, और वहां बनेगा, जो अभी वेपर प्रेशर का डिफिनेशन पड़े ये तीनों में लगेगा, लगेगा ही। ये भी लिक्विड है तो इसके भी वेपर्स तो होंगे ही। अब इसके वेपर्स बनाते हैं, तो व्हाइट वाला का वेपर व्हाइट ही बनाते हैं। एकदम देखिएगा, पूरा आपके समझने के लिए है। ये पीला वाला का वेपर पीला ही बनाते हैं। ठीक है, अब इसका वेपर प्रेशर कुछ होगा यहां पे। ठीक है, सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, आपके किताब में भी वही माना हुआ है। क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट दूसरा सॉल्यूट। एकदम सुनते रहिएगा हमारी बात, इसको हम कंपोनेंट 2 मान लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2। ठीक है, अब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा इसको P01 मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाइए, जो वेपर प्रेशर होगा यहां पे P01 मान लेते हैं, इसके भी वेपर प्रेशर होंगे P02 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात हेडिंग का रहा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें व्हाइट वाला वेपर भी होगा और येलो वाला वेपर भी होगा या नहीं होगा। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यहां पर जो बन रहा है वो क्या है, वेपर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब साइंटिस्ट लोग पता करने में लगे हैं कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। समझ रहे हैं, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। इसी के लिए राउल्स लॉ है ना, इसी बात को बताने के लिए राउल्स लॉ है। ठीक है, राउल्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी ये समझ में आया। सॉल्वेंट है, इस प्योर जब था तो इसका वेपर प्रेशर P01 था। सॉल्यूट है, ये भी जब प्योर था इसका वेपर प्रेशर, अब ये दोनों को मिला के गर्म कर रहे हैं तो यहां पे वेपर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों के ही हैं, यानी वेपर प्रेशर जो यहां पे लगेगा वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहलाएगा। और वो क्या होगा, इसी के लिए कौन सा लॉ दिया गया है, बस किताब में जो दिखाए ना पहले कि इतना लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ था, यही समझना था। ठीक है, अब P01 प्लस P02 नहीं होगा, है ना, कितना होना चाहिए। अब तुमको राहुल साहब बनाते हैं, कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे सर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वेपर्स जितना अमाउंट में यहां पे प्रेशर लगा रहा होगा वो अमाउंट भी तो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना भाई। ठीक है, तो हम पूछेंगे कि क्या यहां पे प्रेशर अलग हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ के बराबर नहीं होगा। तो सुनिएगा, नहीं कैसे बताना, नहीं होगा, बताना कैसे है, कहिएगा सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ज्यादा है सर, यहां पे, यहां सॉल्यूट में भी ज्यादा है स्पेस, लेकिन जब दोनों को मिलाए तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, तो ये जितना ज्यादा वेपर यहां पे बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है और वहां कम हो गया, इससे क्या समझते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन ये दोनों के मिलने से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ज्यादा हो गया, इसलिए वेपर कम बनेगा। ये जब अकेले था तो वेपर ज्यादा बना रहा था, ये जब मिला दिए तो वेपर
इसीलिए जब चाय खोल के बाहर निकलने वाला होता है और तुम थोड़ा पानी ही उसमें और मिला देता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। या थोड़ा चीनी ही मिला देता है, चीनी इसलिए यहाँ पे नहीं बोलना है क्योंकि सॉल्यूट वोलेटाइल है, लेकिन वहां भी कम हो जाता है क्योंकि जा करके वो भी इंटरमोलिकुलर स्पेस एक्यूपाई कर जाता है। तो जितना वेपर उठ रहा है वो कम उठेगा, तब वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये दोनों को मिलाने से इसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, यही राहुल साहब बताए हैं। और राहुल साहब ये बताए हैं, लो सुनिए, कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। बोले इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का। जितना ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट या सॉल्यूट होगा उसी हिसाब से इसका वेपर प्रेशर आएगा। और जो बात भी सही है, अमाउंट पे डिपेंड करेगा। आप देखिए ना, वेपर 250 ग्राम पानी गर्म कर रहे हैं कि 1 किलो पानी गर्म कर रहे हैं, वेपर ज्यादा कम होगा या नहीं होगा, तो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया है। फिर लॉ निकालेंगे, फिर क्वेश्चंस बनेगा इसी पे कि कितना वेपर प्रेशर हो सकता है सॉल्यूशन का जब कितना ग्राम ये और कितना ग्राम ये डाले। पूरी बात समझ में आ रही है? पढ़ना क्या है, बनाइए फोटो, फिर लिखेंगे। फोटो बनाना है, एक में सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूट है, तीसरा सॉल्यूशन। फोटो ही लैंग्वेज है। थोड़ा ज्यादा भरा भरा लग रहा था, थोड़ा हल्का कर दी। फोटो से बात समझ में आ जाए उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं। इसका नोमेरिकल भी सब ऐसे रहते हैं, वो बेंजीन एक ठो टोलिन, दोनों को मिला दिया बेंजीन टोलिन, इतना ग्राम बेंजीन इतना ग्राम टोलिन मिला दिया, इतना ग्राम बेंजीन इतना ग्राम। तब बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। यही समूचा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग बदमाशी करता रहता है, लिख के बैठल। शुरुआत में बुतरू जब लिख के बैठ जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही बच्चा परेशान होता है और करता है दूसरे को, क्योंकि वो लिख लेता है, उसको लगता है मेरा ड्यूटी ओवर। तो लिख लेना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, दो लिक्विड है, उस बात को सोचना समझना इंपॉर्टेंट है। हमको न्यूमेरिकल है आगे, सोच लिए तो न्यूमेरिकल सोच लीजिएगा, बना दीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात। बनाइए भाई आप लोग, देखिए तू वो लिख करके हल्ला करेगा, सर्टिफिकेट ले लिया है हल्ला करने का, लिख लिए। डॉट गिन के नहीं बनाना है कि कै वो डॉट दिए, अपने मन से दे देना है। हाँ, यदि ब्लू काला पेन हो तो अपना अलग अलग कर लीजिएगा, वो घरों पे जाकर मिला लीजिएगा। ठीक है, अभी एक एक पेन से खींच दीजिए। सॉल्वेंट सॉल्यूट तो लिखा ही है पूरे चैप्टर में, सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 माना जाएगा और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 माना जाएगा, है ना। अब यदि x1 लिखेंगे
तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का यानी सॉल्वेंट का, और x2 लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 2 का। कभी कभी कोई कोई किताब में कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी भी मानेगा, सॉल्वेंट कंपोनेंट ए और सॉल्यूट कंपोनेंट बी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी उसी तरह से लिखा रहता है ना, कि लेट ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, तो ए और बी मानेंगे। हो गया। किस बात के लिए राउल्स लॉ है, समझ में आया? राउल्स लॉ किस बात के लिए लॉ बना है? तो कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ बना है, कि सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट सॉल्यूट मिला देते हैं, जिनके दोनों के ही वेपर जब बनते हैं, तब कितना टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा, इस बात के लिए राउल्स लॉ बना है। ठीक है, अब सुनिएगा, एक लाइन आएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहां पर वेपर प्रेशर दो के वजह से है, एक सॉल्वेंट के वजह से और एक, जब प्रेशर दो के वजह से हो जाए तो उस प्रेशर को क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं, है ना। टोटल प्रेशर तो प्रेशर कहलाता है, और टोटल प्रेशर में दो के वजह से प्रेशर आ जाए तो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। यहां वेपर है तो पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। बढ़े बढ़े। राउल्स लॉ, according to Raoult's law, partial vapor pressure of different components of solution is directly proportional to the mole fraction of that component in solution at constant temperature। और वो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इसलिए पहले से डिफाइन कर दिया, सबका बॉइलिंग पॉइंट आने, है ना। पानी है तब 100 डिग्री। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution at constant temperature। सुनिएगा, कहने का मतलब है P1 partial vapor pressure of component 1 directly proportional to x1 mole fraction of component 1, and P2 directly proportional to mole fraction of component 2। ठीक है, P1 directly proportional to mole fraction of component 1 and P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूंकि इस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट है यहां पे। ठीक है, बस इतना ही है राउल्स लॉ। ये लिखने हर परीक्षा में आता है, लिखने वाला परीक्षा यही लिखना है, और उसके बाद टोटल वेपर प्रेशर तो निकलेगा। क्या
partial vapor pressure of different components of solution is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution at constant temperature, है ना, चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर के ही डिफिनीशन में था, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा करते थे। तो यहाँ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट आता है, तभी तो वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। तो वहां भी वेपर प्रेशर का मेजरमेंट कब होता है? एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेशर 1 बार। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, ये तो लिख के रहने दीजिएगा, ये यहीं पे छोड़ दीजिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं ऐसे। P1 बराबर लिखेंगे तो P01 इंटू X1 लिख देंगे। बराबर लिखने के लिए कांस्टेंट P01, और P2 जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? P02 इंटू X2, उसी के नीचे लिख दीजिए। अब 2-3 तरह का P हो गया ना। P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, जिसको आप क्या कहते हो? क्या कहते हो इसको? और P01 क्या है? P01 क्या है? क्या है P01? क्या है P01? P01 क्या है? देखिए P01 क्या है, क्या कहिएगा इसको? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 व्हेन प्रेजेंट एलोन, है ना, व्हेन प्रेजेंट इन प्योर स्टेट। ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है जब वो अकेले था, जब वो व्हेन प्रेजेंट इन अलोन, व्हेन प्रेजेंट इन अलोन, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है इन प्योर स्टेट। और P02 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट 2 व्हेन प्रेजेंट एलोन। इसी को कांस्टेंट बनाया गया है, इसी को कांस्टेंट बनाया गया है, ठीक है। और P1 क्या था? तो बोलेंगे सर इसमें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, मतलब सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर इसमें आएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल। फोटो से इसी बात को अच्छे से समझना है, समझ रहे हैं अच्छे से? P1 क्या था, P01 क्या है, समझ रहे हैं? दिख रहा है? P01 को लिखेंगे वेपर प्रेशर, नॉट पार्शियल, पार्शियल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट इन क्या? प्योर स्टेट और व्हेन प्रेजेंट ठीक है। और X1 क्या है? X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1।
कंपोनेंट वन सॉल्वेंट को भी कह रहे हैं। सिमिलरली P2 क्या है? P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 और सॉल्यूट। कहां? इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर, इसको भी लिख दो, इन सॉल्यूशन। P02 क्या है? बोलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 या सॉल्यूट। कब? इन प्योर स्टेट, जब वो अकेले था, जब उसमें कुछ मिला हुआ नहीं था। और व्हेन प्रेजेंट इन एलोन। फोटो से मेन बात समझना है, फोटो। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 और सॉल्यूट। एक एक बात लिख देना है अच्छे से। एक एक बात। हम्म। लिख दिए? वेरी गुड। हमको तो अभी भी पता नहीं चल रहा है तुमको P2 क्या है, P02 क्या है। पता चल रहा है? P2 कहां देखेंगे? सॉल्यूशन में देखेंगे। P2 देखेंगे कहां पे? सॉल्यूशन में देखेंगे। P02 देखेंगे कंपोनेंट 2 में, है ना। सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वजह से है, ये है 2, P2। अब P02 जब सॉल्यूट अकेले ही था, तब कितना वेपर प्रेशर लगा रहा था। क्या P1 P2 क्या है अपने से समझ गए? लिखने का जरूरत तो न है इसमें। P1 क्या है, P2 क्या है, लिखिएगा ना। ज्यादा लिख दिए तो न लिखिएगा। ड्यूटी बन गया। अब देखो तो पानी
P1 और P01 में क्या अंतर है ये समझ गए बढ़िया से। हम आपको ये जो फोटो पे रख रहे हैं इसका मतलब सिंपल यही है। देखो, रुको, ये यहां पर जो वेपर प्रेशर है ना वो P01 है। कोई भी सॉल्वेंट जब अकेले है, P02 जब वो सॉल्यूट अकेले। अब P1 क्या है तो बोलेंगे सर P1 यहां वाला लिखे हैं आप, यहां वाला लिखे हैं P1। इसमें जो प्रेशर सॉल्वेंट के वजह से लग रहा है वो है P1, और इसी में जो प्रेशर सॉल्यूट के वजह से लग रहा है वो है P2। और ये P1 P2 के लिए ही राहुल साहब कहे हैं कि जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा ना कंपोनेंट 1 का उतना प्रेशर, जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना प्रेशर। ये P01, ये P1 नहीं ना भूलेगा, है ना। ये प्योर स्टेट में एलोन, ये सॉल्यूशन में। क्लियर? चलिए बस इतना बात। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, दो जगह का प्रेशर P बराबर जोड़ देते हैं बाबू P1 प्लस P2। ठीक है, सिंस हम लोग निकाल के लेके आए हैं P1 बराबर P01 इंटू X1, P2 बराबर P02 इंटू X2। ठीक है, तो P बराबर P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2। देखो, यही वो फॉर्मूला है जिससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, है ना। जहां पर P बराबर क्या लिखोगे, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्टली P1 P2 को नहीं जोड़ना था, डायरेक्टली P1 और P2 को नहीं जोड़ना था, P01 इंटू X1, इसको निकालने के लिए ये काम करना था। ठीक है, और P2 बराबर P02 X2। ठीक है, अब इससे हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल पाए। वेयर आपको बता दें X1 जो है मोल फ्रैक्शन 1 क्या लिखते हैं, N1 बाई N1 प्लस N2, और X2 को क्या लिखते हैं, N2 बाई N1 प्लस N2। N1 को क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, वन कंपोनेंट सॉल्वेंट है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला तो तुम लोग को पता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। यदि सॉल्यूट का वेट दे, वेट सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों में नंबर ऑफ मोल यही लगेगा, इसलिए वहां पे जरूरी नहीं है। W बराबर वेट और M बराबर मॉलिक्यूलर वेट, पूरा ऑपरेशन कर दी। यही वो फॉर्मूला है जिससे कि सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर निकला जाएगा। अभी तुरंत लिखे हैं X1 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, X2 बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। लिखे हो ना, तो बार बार लिखे उचित नहीं है क्या। हाँ, तो अब क्या लिखेंगे, अब तो नंबर ऑफ मोल लिख दी।
तुम्हारे आदत की वजह से उड़ते रहता है। लिखे। देखो यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक कोई दिक्कत है बता दो। तीन तरह का तो पी है इस फार्मूला में, नहीं एक वो बड़का पी भी आ गया जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। कौन क्या है ये पता रहेगा, क्वेश्चंस बनेगा। पी नॉट वन, पी नॉट टू, दिख रहा है फोटो में, दिख रहा है। यही फोटो की जरूरत थी, ठीक है। ये वाला पी वन अलग है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये पी नॉट प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, और ये पी टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है आगे बढ़े। नाउ देखो भी सर सर कर, हाँ हाँ ठीक 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 लिखो। तुम ही लोग तो मेरा सहारा है, जैसे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं हम। जल्दी लिख लेगा तो आराम कैसे करें। N1 नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट वन का, N2 नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट टू का। कुछ नहीं करना रहता है, सॉल्यूशन देखना किताब में न्यूमेरिकल रहेगा। क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन ले लिए तो N1 देख लेना है अमाउंट किसका कम ज्यादा है, सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट कम, जो ज्यादा रहता है वो सॉल्वेंट, जो कम रहता है वो सॉल्यूट। बेंजीन टॉलिन तो एक वो वन मान लेना, एक तो को टू मान लेना। क्या बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब मतलब सिंस राहुल साहब जो लॉ दिए वो ये था कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बताओ यदि ग्राफ रहेगा प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच तो क्या ग्राफ खींचेंगे। सुनो, इससे पहले जो हेनरी साहब लॉ दिए थे वो भी तो यही था जी, दूसरा था क्या। वो भी तो यही कहे थे कि आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा वही उतना ही ज्यादा सॉल्यूट या गैसियस सॉल्यूट डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन में, यही ना कहते। लेकिन इसका संदर्भ और इनका संदर्भ दोनों दूसरा है। यहां पे है कि वेपर प्रेशर कितना लगेगा, और यहां तक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गैसियस सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व कितना होगा। लेकिन दोनों को न्यूमेरिकली देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के समक्ष ही हैं, सेम ही हैं। इसलिए क्वेश्चंस आपको आता है कि क्या हेनरीज लॉ राउल्स लॉ को फॉलो करता है। कैसा आप फॉलो करता है, दोनों एक के है, फॉलो क्या करना है। देखिए ना दोनों एक के नहीं है, तो लिखिएगा यस हेनरी लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ राउल्स लॉ, है ना। या राउल्स लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ हेनरी लॉ। न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली दोनों का हालांकि थ्योरी अलग है। इन्होंने कहा है कि सॉल्यूट का अमाउंट गैसियस सॉल्यूट का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा आप गैसियस सॉल्यूट पे प्रेशर लगा दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दैट इज राउल्स लॉ, राउल्स लॉ इज क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली नहीं, क्वांटिटेटिवली अमाउंट के हिसाब से। राउल्स लॉ इज क्वांटिटेटिवली अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डेंस
विथ कौन सा लॉ? हेनरीज। ठीक है, ये बॉडी का क्वेश्चन। इसके भी ग्राफ यदि खींचे जाए तो ग्राफिकली भी दोनों बराबर था कि नहीं? हेनरी साहब के लॉ के हिसाब से भी तो यही ग्राफ था क्या? दोनों का कहना अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों एक जगह पे सेम ही हो जाते हैं। जल्दी से Raoult's law is accordance with Henry's। दोनों पे यहां आने के बाद अंतर हो जाएगा। ये P बराबर P0 इंटू एक्स है और ये P बराबर KH इंटू एक्स है। लिखो जल्दी से। इसे आपको अपने से करना चाहिए। इसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पीछे में एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा ये, और बोर्ड में भी एक दो बार आया सीबीएसई बोर्ड वाले को कि क्या हेनरी राउल्स लॉ क्या हेनरी लॉज के साथ है या नहीं साथ है। बोलेंगे दोनों एक के बाद कहें। ये सीधा कहे थे कि गैस पर जितना प्रेशर लगाएंगे हम उतना डिजोल्व होगा, और राउल्स लॉ कहे कि जितना तुम ज्यादा डिजोल्व करोगे उतना ही ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा। देखिए बतिया ना हुआ जी, वह प्रेशर लगा लगा करके हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे थे, और यहाँ जब गर्म कर रहे हैं तो उससे सॉल्यूट तो बाहर ही निकल रहा है। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। तो दोनों एक दूसरे के कंसिक्वेंसेस हैं, काउंटर नहीं है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स में भी दिखा है। आपको लगेगा भाई तो अलग हो गया, हेनरी लॉ तो अलग थे, राउल्स लॉ तो अलग थे, एक ही चैप्टर में दोनों से अलग अलग था, तो दोनों एक एक कैसे होगा? लेकिन है दोनों भाई साहब एक ही है ना। वो कहे थे ऊपर से दबाएंगे गैस को तो डिजोल्व होगा, आई कहे कि गर्म करेंगे तो उतने प्रेशर से निकल जाएगा। एक के बतिया कहे न्यूटन साहब लगल है ना। ये ऊपर से तो अंदर से हो गया यार, हटेंगे कुछ। हम यार कहते हैं तो यार ही समझ लेता है अपने आप को। अब देखिए हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ सही है या नहीं? सही है ऐसा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो क्या करते हैं, एक मिनट देखिएगा। P बराबर P01 इंटू P02 इंटू सिंस ए भाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, बोलो x1 बराबर ठीक है। देखो पहले हम कर रहे हैं वेरीफाई कैसे करना होता है। P बराबर P01 x1 के जगह पे P02 इंटू P बराबर P01 इंटू P02 इंटू, ठीक है, P बराबर P01 प्लस P02 x2 माइनस P0 इंटू
x2, ठीक है। p बराबर p01 प्लस x2 कॉमन p02 माइनस p01, क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये एक फार्मूला भी टोटल प्रेशर निकालने का, यदि आपको एक ही चीज का मोल फ्रैक्शन पता है तब, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे इफ x2 बराबर 0, x2 बराबर यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट निकाल दिए बाहर, सॉल्यूशन का सॉल्यूट, देन p बराबर p0, देखो तो सही हो गया क्या? जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकाल दिए तो सिर्फ क्या बचा? सॉल्वेंट। तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के बराबर आ गया, है ना। हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड मतलब सही है, होना ही चाहिए था। यदि आप सॉल्वेंट को बाहर निकाल देते तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाता? सॉल्यूट के बराबर आ जाएगा। वो भी कर देंगे जल्दी से। समझे क्या लिखे हैं हम? नहीं समझे तो बोलो ना, नहीं समझे तुम, नहीं समझे, हम जान रहे थे। सुनो, ये सॉल्यूशन था पूरा, इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कितना है? P। अभी सॉल्यूशन से जो व्हाइट वाला है ना, उस जो पीला वाला है ना, उसको हम बाहर निकाल दिए, वो नहीं है, तो सिर्फ क्या बच गया? अरे व्हाइट वाला बोलो ना सीधा। तो व्हाइट वाला का प्रेशर कितना? तो ये वाला P किसके बराबर आना चाहिए? आ रहा था, तो सत्यापित हो गया कि सही है। अब देखिए फिर से एक बार और करना है हमको। ये टोटल वेपर प्रेशर, इस बार व्हाइट वाला सब निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा? पीला वाला। यानी जो वेपर प्रेशर ये होना चाहिए खाली पीला वाला की वजह से होना चाहिए, यानी खाली पीला वाला का वेपर प्रेशर कितना है? तो P02 के बराबर यदि ये वाला P आ जाएगा तो वेरीफाइड हो गया। तो देखते हैं करके आता है कि नहीं। लिखिए दिमाग बढ़ाओ, दिमाग। तो ये वो फार्मूला था, क्वेश्चन बनाना शुरू करते, दिमाग बढ़ाओ कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होता है ना। दिमाग जब डेवलप करेगा ना, एक्चुअली में ये ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज ही है। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज होता है कि आपका जो दिमागी विकास बायोलॉजिकली हुआ है उसमें ये सिलेबस किस तरह से फिट होता है। और यदि ये सिलेबस इस तरह से फिट हो गया है ताकि हम 50 क्वेश्चन मेडिकल में पूछें या 25 क्वेश्चन इससे आईटी में पूछें और ये सब बना देता है, तो ये उसके लायक है, इसीलिए वो परीक्षा होता है ना। कभी कभी कोई कोई बड़ा ऊब के कहता है, देखना रूम में बैठल बहुत सारा थेसिस वाला दोस्त होगा तुम्हारे को, तो थेसिस वाला दोस्त जब रूम में आएगा और तुम यदि पढ़ते मिल गया तो बोला अच्छा तुम बताओ ये सब काहे के लिए पढ़ना है। कोई इंजीनियर को देखो टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा करते, इतना साइन थीटा कोस थीटा पढ़ लिए कुछ काम आता है? या ये आज पढ़ा रहे थे पी सिंह स्वरूप राहुल सल्ला, कौन काम आएगा यदि तू इंजीनियर और डॉक्टर बन गया तो बेकारे न पढ़ रहे हो। इस थेसिस वाला लोग है ना। एक्चुअली में ये है कि ये यदि आप समझते हैं तो आपका ब्रेन इस तरह का डेवलप होता है और परीक्षा में यदि क्वेश्चन बन जाता है इसका मतलब है कि उस सिलेबस में जो आईआईटी और मेडिकल का सिलेबस है वो पढ़ने के लायक आप हो जाते हैं। और जब उतना पढ़ते हैं तब वो वाला ना काम आएगा, ये वाला क्यों काम आएगा,
है ना, इंजीनियर साहब हैं तो फीता उता लेके चलिए, आप नापिए उपिएगा कुछ। सॉफ्टवेयर वाले हैं तो अलग बात है। बड़े बड़े ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो एक दूसरे पेन से P बराबर P01 प्लस x1, P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, इसी को पुट कर देना है। सो P बराबर P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2 की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस P बराबर P01 इंटू x1 प्लस P02 माइनस P02 इंटू, ये इंटू है, माइनस नहीं लगना चाहिए किसी को। P बराबर P01 इंटू x1 प्लस, सब गड़बड़ हो गया, दिखा नहीं। P बराबर, बोलो P02 आगे कर लेते हैं, प्लस P01 x1 माइनस P02 x1, x1 को बाहर ले लें, तुम लोग तो लिख देगा खाली, कर ले बाहर, बोलो ना रे। हाँ, अब बताओ, x1 बराबर 0 लिख देते हैं। इफ x1 बराबर 0, ठीक है, तो बताओ P बराबर क्या लिखे, P02। यही बात ना हो रही थी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होना चाहिए, सॉल्यूट के बराबर, जब आप सॉल्वेंट निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट को जब आप 0 करते हैं। हेंस वेरीफाई, दोनों बोर्ड वाला बच्चा टिक लगाएगा, उसमें लिखता है क्वेश्चन कि व्हाट इज राउस लॉ, हाउ इट वेरीफाइड, तो राउस लॉ का स्टेटमेंट लिखने के बाद वेरिफिकेशन लिखना होगा, हाउ इट वेरीफाइड, तब यही बात लिख के वेरीफाई करना होगा। नीचे लिख देना पड़ेगा सिंस if in the solution there are no solute the total vapor pressure is equal to vapor pressure of solvent in pure state, है ना। जब सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट नहीं लिया हुआ है तो टोटल वेपर प्रेशर न्यूमेरिकली सिर्फ सॉल्यूट के बराबर ही आना चाहिए, दैट इज अ वेरिफिकेशन। हो गया। अब देखो इसी को ग्राफिकली कैसे देखते हैं, ग्राफ शोइंग राउल्स लॉ,
हम्म, पहले देखिएगा, इधर में प्रेशर है, इधर में मोल फ्रैक्शन है। देखो पहले ग्राफ बनेगा कैसे, x1 और x2, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, x1 और x2। x1 सॉल्वेंट का माना गया है और x2, अरे बोलो ना रे, यदि सॉल्वेंट का 1 ले लेते हैं तो सॉल्यूट का 0, सॉल्वेंट का यदि 0.8 तो सॉल्यूट, यदि 0.6 तो सॉल्यूट, क्योंकि दोनों का सम 0.2 तो 0.0 तो 1 मतलब दो कोऑर्डिनेट एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों होता है। ठीक है, तो यदि हम प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचेंगे तो मोल फ्रैक्शन किसका ये बताना होगा। ठीक है, क्योंकि राहुल साहब सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर को बताएं। अब यहां देखो, अभी प्रूव किए थे, जब x1 बराबर 1 या जब x2 बराबर 0 था, x2 बराबर 0 था तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का P01 के बराबर आया होगा, अभी वेरिफिकेशन में था, है ना। जब x2 0 था, देखो ना टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर है, P01 के बराबर है। और इधर देखो एक तरफ, इधर देखो, देख रहा है, देख रहा है क्या है यहां पर, x2 बराबर 1 है और x1 बराबर क्या है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, P02 के बराबर, मतलब उसको भी यहां पर रख लेंगे। बोले सर नीचे का है लिए थोड़ा सा, इसको तो ऊपर माने, नहीं इसको 200 एटीएम माने, तो इसको तो 150 एटीएम माने क्या, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अंतर होता है ना, सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा लिए है, सॉल्यूट कम रहता है इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम लिए। अब ये जो P1 है, मोल फ्रैक्शन इसका घट रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जब घटेगा तो राहुल साहब कहे हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो बोलो, तो मोल फ्रैक्शन घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, तो ये घटेगा तो घट घट के घट घट के घट घट के घट 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 के घट जाएगा एकदम से वहां पे, नहीं। अब ये देखो यहां पे 1 है सॉल्यूट और इधर आ रहे हो तो फिर घट रहा है और फाइनली क्या हो जा रहा है 0, तो ये भी घट घट के 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 हो गया ग्राफ, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है राउसला दिखाने वाला। अब देखो ये यदि हम लोग यहां से यहां एक लाइन बना दें, यहां से यहां, तो ये क्या बताता है, सुनते रहना गौर से, ये लाइन क्या बताता है, तो ये लाइन जैसे देखो यहां 0.6 और 0.4 है, तो ये सॉल्यूशन न है पूरा, तो सॉल्यूशन में यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 0.6 और सॉल्यूट का 0.4 होगा तो उस समय टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो यहां पर पॉइंट आएगा, और जब यहां पे पॉइंट आया, यो बना दें, कंफ्यूज करोगे इसलिए इसमें नहीं बना करके, यहां पर जब आया तो यहां के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, खाली पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट यहां के बराबर होगा जब मोल फ्रैक्शन इतना होगा, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो इस लाइन से निकल जाएगा, तो ये लाइन बताता है टोटल वेपर प्रेशर P1 प्लस P2 के बराबर, ये लाइन बता रहा है
P1 बराबर P01 इंटू x1। P01 ये वाला, अब जितना x1 का मोल फ्रैक्शन इसमें गुना करते जाओ तो P1 निकल जाएगा। और ये लाइन जो रेड वाला है ये क्या बता रहा है, P2 बराबर P02 इंटू x2। यही वो ग्राफ है जो राउस लॉ को दिखाता है। लिख दीजिए। किताब में भी दिखाए थे, ये बना हुआ था ग्राफ। इसमें एक ही ग्राफ में दो है और दो के बाद तीन भी है ना। एक वो जो ऊपर से मिला दिया वो तीसरा ग्राफ हो गया, दो तो दिखाई दे रहा है। ये वाली क्लास संडे को भी होता है 9 से 11, सेम सेम है ना। मतलब कि AMWF में तो है ही है, इसी टाइम पे इसी टॉपिक का 9 से 11 संडे को भी होता है ना। तो जो कुछ लोग सोचते हैं मतलब संडे को नहीं जाना है, वो ठीक नहीं सोचते। एक ही काम है पढ़ने का, और कोई काम नहीं है। इस बात को समझिए, है ना। और अभी ये सब बोल करके गड़बड़ाइएगा तो जिंदगी भर वही करना पड़ेगा। और नहीं तो यदि कुछ वो वाला करिएगा जिससे कि ड्रीम 111 आपके नाम से बनेगा, है ना। तो 111 आप बनाओगे, कोई बनाया होगा ना जी, उस सॉफ्टवेयर कोई बनाया होगा ना, तो वो सॉफ्टवेयर 111 आप बनाइएगा। अभी 11 बना है, तब जो है इवन वो कपड़ा धोने की बात बोला था, कपड़ा धोने वाला भी आदमी रहेगा और आपके बाल काटने वाले भी आदमी रहेंगे, है ना। मतलब एक काम का आदमी बन सकते हो ना। ठीक कैसे है, ग्राफ बना, ग्राफ बना। ये वाला ग्राफ किसी किसी किताब में उल्टा भी दिखाई देगा। पहले ये वाला सुन लो, ये वाला ग्राफ किसी किसी किताब में उल्टा भी दिखाई देगा। उल्टा क्या, इधर नीचे और उधर ऊपर। वो उस ग्राफ में दिखाई देगा जहां पे x1 यहाँ पे 0 और x2 1 रहेगा। यदि इसको ये पलट देंगे तो ये इधर आ जाएगा और बड़ा वाला उधर चला जाएगा। क्लियर है। अभी फिलहाल एक डिमांड आया है बच्चों की तरफ से कि एक बार फिर से सुनिएगा। हाँ, कभी कभी नाच देखने जाते हैं ना तो नाच देखने जाते हैं तो ऐसे ही डिमांड आ जाता है ना, एक बार फिर से मतलब हम नहीं थे अभी वहां पे देख देखिएगा, हमने हेडिंग बनाया ग्राफ शोइंग राउस लॉ। सुनिएगा, कोई विशेष बात नहीं। यहां पर हम प्रेशर और सॉल्यूशन का बीच का ग्राफ था, मोल फ्रैक्शन।
तो सॉल्यूशन में किसी एक चीज का मोल फ्रैक्शन नहीं होता है। सॉल्यूशन यदि है तो उसमें सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। तो हमने यही काम किया, x1 लिए, यहां पर x1 कंपोनेंट 1 माने हुए हैं किसको, सॉल्वेंट को। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। और x2 माने हुए हैं किसको, सॉल्यूट को। तो हमने जब x1 को 1 लिया तो x2 को क्या लेना पड़ेगा, 0। ठीक है। अब फिर 1 से घटते घटते ये 0.8 हुआ, तो ये बढ़ बढ़ के कितना हुआ, 0.2, ताकि दोनों को जोड़ें तो कितना आए, मोल फ्रैक्शन का सम तो हमेशा बन ही आएगा। यानी यहाँ पे हमने सॉल्यूशन बना दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट था। यहाँ पे सॉल्यूशन बन गया, यहाँ भी 0.6 है तो 0.4 सॉल्यूशन बन गया, 0.4 है तो 0.6, 0.2 है 0.8, और फिर 0 कर दिए 1। ठीक है। और यहाँ पर देखो सॉल्वेंट नहीं है, केवल क्या है, सॉल्यूट। तो इस कोऑर्डिनेट पे सिर्फ सॉल्वेंट है, तो जो भी प्रेशर होगा सिर्फ सॉल्वेंट के वजह से होगा। फोटो नंबर 1 जो पहला फोटो बनाए थे, P01 देखो वहीं पे लिखा गया था। जब केवल सॉल्वेंट है तो प्योर स्टेट में होगा, एलोन होगा, तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट के वजह से है। और यहां पर P2 लिखे हैं, फिर फोटो नंबर 1 जो भी प्रेशर है सिर्फ सॉल्यूट के वजह से है। ठीक है। राहुल साहब कहते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब देखो सॉल्वेंट का अमाउंट 1 था, 0.8 हुआ, फिर 0.6 हुआ, यानी घट रहा है, घट रहा है, तो प्रेशर भी घटेगा। उसी तरह से सॉल्यूट देखो यहाँ 1.0 है, और फिर इधर जाओगे ग्राफ में देखने तो घट घट के क्या हो गया, 0। तो प्रेशर भी घट घट के घट घट के घट घट के 0 हो गया, है ना, यही ग्राफ बता रहा था। और ये यहां से यहां पे निकाल दिए, तो ये वाला लाइन सॉल्यूशन के कितने कितने सॉल्वेंट सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन होंगे तो प्रेशर कितना होगा ये बता रहा है, दैट इज टोटल प्रेशर बता रहा है। P बराबर P1 प्लस P2। ये लाइन क्या बता रहा है, P2, ये लाइन क्या बता रहा है, P1, यही ग्राफ। दूसरी बात की है कि आप x1 बराबर यहां 0 भी मान सकते थे और x2 बराबर 1 भी मान सकते थे, तो P02 यहां छोटा ले लीजिएगा, और यहां पर 1 लेंगे तो इधर क्या ले लीजिएगा, बड़ा ले लीजिएगा, तो ग्राफ फिर ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगा, छोटा जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे देख लेना है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, साथ साथ में एक ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन। ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, देखो ये P1 है और ये P2 है। पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया है, नहीं ये सॉल्यूशन का ही है ना जी, इस लाइन पे इस लाइन पे इस लाइन पे सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम आया है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट हैज लोअर प्रेशर देन सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। बोलना उचित होगा कि नहीं होगा, सही है कि नहीं सही है ये बात, बोलेंगे सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा, इस बात को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से एक बात निकल के आ रहा है, according to graph the vapor pressure of solution containing volatile solute is lesser than the vapor pressure
of solvent in pure state. So lowering in vapor pressure occurs. Vapor pressure of solution containing volatile solute is lesser than vapor pressure of solvent. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आएगा कि ज्यादा? कम। और कम आने का वजह है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है ना। सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूट जाके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्युपाई कर जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, तो वेपर ऊपर उठता ही कम है, मतलब उतना से कम, है ना। और यही वो कारण है कि चाय बनाते समय थोड़ा पानी मिला दीजिएगा, वेपर बैठ जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाता है। थोड़ा पानी मिलाइएगा, थोड़ा बैठ जाएगा, थोड़ा मिलाइएगा, थोड़ा बैठ जाइएगा, पूरे एक गिलासे डाल दीजिए चाय में पानी, बस फिर से उबलने का इंतजार कीजिएगा। क्या क्लियर है? तब एक क्वेश्चन बना के क्लियर और करेंगे, ठीक है। राउसला वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए काम हो गया। छापना था? क्या बात, छापो छापो छापो। अगल बगल वाला भी नहीं छापा है? चलो जल्दी। क्वेश्चंस, क्वेश्चन एक दो बनाएंगे, एक दो बनाने भी दे देंगे आपको। जो सुनते हैं घर पे बहुत पढ़ते हैं, मतलब प्रॉब्लम रहता है कि सर कोई होम में पढ़ने देते हैं, क्या पढ़े, तो दो चार को देते हैं। ठीक है, अब हो गया होगा। क्या है ये? है एनसीईआरटी वाला बनाते हैं पहले, देखिए। अभी 3 सवाल बनाएंगे यार, 11:05 तक, 11:10 तक पढ़े, तो फिर लोटा पार्टी कह देंगे तुमको। हाँ देखिए, उतारिए ना क्वेश्चन, उतारिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा ये, एक्सरसाइज है। इससे अच्छा एक क्वेश्चन और था इसमें, खैर वो भी दे देंगे सर, और उसी को बनाने की रह जाएगा इसको आने के बाद। अच्छा 2.36 तो लिखा हुआ ही है, वो एनसीईआरटी का नंबर है। लिख दिए। 100 ग्राम लिक्विड ए डिजॉल्व इन 1000 ग्राम लिक्विड बी, ठीक है? नहीं, ठीक है, जिसका मोलर मास 180 ग्राम दिया। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर, ठीक है, प्रेशर का यूनिट।
Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution. If the total vapor pressure of the solution is 475 टॉर। किस वाला पेन से बना है, लाल वाला से कि पीला वाला से? अच्छे वाह, ये कितना खुश हो जाता है। हाँ, अच्छा क्या दिया हुआ है पहले ये निकाल के लिखते हैं। 100 ग्राम लिक्विड ए, वेट दिया है कोई लिक्विड ए 100 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी ब्रैकेट में लिखा है 140 ग्राम। लिखना तो पड़ेगा ही, नंबर ऑफ मोल निकालना है क्या। वेपर प्रेशर ऑफ पी, और उसके बाद क्या है, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, है ना। तो लिक्विड बी भी है जो 1000 ग्राम है, पता चल रहा है ये सॉल्वेंट होगा, नहीं 100 ग्राम है ये 1000 ग्राम, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम। अब कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 500 टॉर है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो बताइए पी नॉट ए कितना है। इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पूछता है पी ए कितना है ना। देखो ना, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन यानी पी ए। इफ द टोटल वेपर प्रेशर पी बराबर कितना टॉन, 475 टॉन। समझा जी, इतना दिया हुआ है, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा है, नहीं समझा, नहीं समझा ना। लास्ट में तुम लोग जल्दी समझता है। देखो हम तो समझाइबे करेंगे, फोटो बना के समझ। एक वेसल ये होगा, एक वेसल ये होगा, और ये दोनों मिला के एगो वेसल ये होगा, है ना। इसमें ए लिया गया, इसमें बी लिया गया, ये 100 ग्राम लिया गया और ये 1000 ग्राम लिया गया, ठीक है, ठीक है। अब ये 100 ग्राम और ये 1000 ग्राम इसमें मिला दिया गया होगा, यहाँ 1000 ग्राम प्लस 100 ग्राम, समझ रहे हो ना। ये सॉल्वेंट है, ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट है, और ये क्या है, और ये क्या बना, सॉल्यूशन। यहां पर जो इसका वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो पी नॉट ए होगा, जो इसका वेपर प्रेशर लग रहा होगा वो पी नॉट बी होगा, ए बी जो दिया है। अब इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा होगा वो टोटल प्रेशर पी होगा, जो दिया है कितना, 475 टॉन। पी नॉट ए बराबर कितना दिया है, बोले नहीं दिया, यही निकालना है। बी बराबर कितना दिया है, 500 टॉन दिया है। अब समझ में आया होगा, ठीक है। पूछ क्या रहा है, बोला पी नॉट ए कितना है, और इसमें जो P है चूंकि PA प्लस PB के बराबर होगा ये, तो पूछ रहा है अलगे से PA कितना है ना। यानी कंपोनेंट A जो है सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, समझ रहा है। अब सॉल्यूट 100 ग्राम, सॉल्वेंट बोलो ना 1000 ग्राम, सॉल्वेंट कितना प्रेशर लगा रहा है, तो पूछ रहा है सॉल्यूट कितना प्रेशर लगा रहा होगा। यदि टोटल वेपर प्रेशर है 475, ठीक है। तो हम लोगों का काम चूंकि मोल फ्रैक्शन से होना है, तो ये वेट दिया है, वेट से तो काम चलेगा नहीं,
सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा ए और बी का। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मोल वाला काम कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना 100 बटा, जल्दी से कोई बताओ, जल्दी जाना है तो जल्दी बताओ, 0.71। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी 1000 बटा 18, ठीक से 55.55, 18 नहीं है ना, 180 है, सॉरी 5.55। नंबर ऑफ मोल बी बन गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बोलो जल्दी, 0.71 बाई 0.71 प्लस 5.55, 0.71 बाई, बोलो कितना, 5 1 6 और 7 5 12, 2 बच गया 1, 6.26 बराबर, बता ही दो। बता रहे हैं, उसे काहे तंग करता है। 0.113। मोल फ्रैक्शन बी का कितना आएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ए, तो 1 माइनस 0.113 बराबर कितना, 10 में 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 0.887। ठीक है, अरे ठीक है। ये हम लोग मोल निकाले और मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है ना। सॉल्यूशन से इसको कोई मतलब थोड़े ना है, वो वेट दिया था, मॉलिक्यूलर मास से भागा देके नंबर ऑफ मोल निकाले, और दोनों का नंबर ऑफ मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन निकाले। अब यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला, P बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, टोटल प्रेशर P दिया हुआ है कितना, 475। P नॉट ए नहीं पता है पता, लेकिन एक से पता है 0.113। P नॉट बी 500 टॉर इंटू एक्स बी 0.887। बताओ P नॉट ए ना निकलेगा, तो निकाल जल्दी। तो समझता है, इतना काम करने के बाद हम सांस लेते हैं ना, उससे पहले कहाँ लेते हैं। कितना आया, 8 5 40, 4 ना, कुछ और आएगा, 443, 443, ठीक। तो 475 माइनस 443.5 बराबर 0.113 P नॉट ए। अब 475 में से 0.5 तो इधर हो ही गया, 4 में 3 गया 1, 7 में 4 गया 3। P नॉट ए बराबर 31.5 0.113। बताओ भागा देके, 278.71 टॉर आंसर। और साथ में एक पूछ रहा था P नॉट
पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो पी नॉट ए तो आ ही गया 278.71 और एक से पता ही था 0.113, गुना करके बताओ कितना आता है। 278.71 मल्टीप्लाइड बाय 0.113, 331 नहीं है। देखो तो आंसर जी, देखना तो है तब देख लो, जल्दी बताओ। हो गया होगा, ठीक है। 280 32 नहीं तुमको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हाथ से गुना करना पड़ता है, अरे कोई कंपनी कलम कैलकुलेटर से नहीं, ठीक है। ए अभी नहीं, नहीं हो कैसे जाएगा। ए बदमाशी नहीं, अभी रुकिए, 5 मिनट में क्या जाता है। अरे होमवर्क देना है, होमवर्क दिखा रहे हैं, देखिए देखिए टिक लगाइए। 2.16 देखिए एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का 2.16, 2.8 एनसीईआरटी इंटेक्स थे, एनसीईआरटी इंटेक्स थे। 2.5 एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.5 किताब रखिए। ये हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट है, ये बन चुका है, रुकिए 2.16 था ये बनाए। 2.38 एग्जाम्पल, 2.38 एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हुआ, ये आईटी का सवाल है, कल आने के बाद हम ही बनाएंगे, है ना। ये भी आईटी का सवाल है और ये भी आईटी का सवाल है, ये हम बना लेंगे, लीजिए, ठीक। एकदम मजे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत 5 मिनट भी नहीं देना चाहते।